स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो 2025 में रुपी को वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ एशिया डिक्लेयर किया गया था और उस समय पर एनालिस्ट यही कह रहे थे कि 90 का मार्क भी यहां पर क्रॉस कर जाएगा। बट आज के समय पे अगर हम देखें तो 90 का मार्क तो शायद हमें फिर भी अच्छा लगता, बिकॉज अभी हम देख पा रहे हैं कि रुपी ने एक नया हिस्टोरिक लो यहां पर अचीव कर लिया है ऑफ 95 रुपीज पर डॉलर। इसका सिंपल सा मतलब यही रहता है कि भैया $1 खरीदने के लिए आप कितना रुपया यहां पर खर्च कर रहे हो। और इस पूरे सिनेरियो में जहां पर आरबीआई हर एक संभव प्रयास करता है रुपी के फॉल को रोकने के लिए, अपने फॉरेन रिजर्व्स को यूज करता है एंड नॉट एग्जैक्टली रोकने के लिए बट एक इंटरवेंशन करता है ताकि जो ट्रांजिशन है, चाहे वो इंक्रीज का हो या डिक्रीज का हो, वो ट्रांजिशन स्मूथ हो, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि इंपोर्टर्स हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, वो उस ट्रांजिशन के साथ एडजस्ट कर सकें एंड इवन जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो जनता उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी उसके साथ एडजस्ट कर सके। अब यहां पर आरबीआई द्वारा हर एक संभव प्रयास रखा गया इस ट्रांजिशन को, इस इंटरेस्ट रेट के चेंज को रोकने से, बट फिर भी वो नहीं रोक पाए और 95 का एक नया हिस्टोरिकल लो यहां पर आया। बट इसके पीछे एक ऐसा सीक्रेट ट्रेड, एक ऐसा हिडन ट्रेड है जो कि यहां रिस्पॉन्सिबल है, जिस पर आरबीआई उतना कंट्रोल नहीं रख पाया जितना उसे रखना चाहिए था, जितना वो रख भी सकता था। तो ये आपका ऑफशोर मार्केट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और आज के सेशन में हम उसी ऑफशोर मार्केट को थोड़ा समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये काम करती हैं, एनडीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है एंड ओवरऑल क्या कंसर्न्स यहाँ पर आरबीआई के लिए प्रेजेंट रहे हैं। तो ये शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक नया हिस्टोरिकली जो लो नंबर है 95 रुपीज़ पर डॉलर का, वो यहाँ पर अचीव हुआ है। अचीव क्या, एक बहुत ही डिप्रिशिएटिंग इम्पैक्ट यहाँ पर रुपी के ऊपर पड़ा है, डिस्पाइट हैविंग दीज काइंड ऑफ $650 बिलियन ऑफ रिजर्व्स जो कि आरबीआई के पास यहाँ पर अवेलेबल हैं एंड जनरली आरबीआई इन्हीं रिजर्व्स को यूज भी करता है इस प्रकार के ट्रांजिशन के लिए। बट बिफोर बिगिनिंग अहेड, हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस प्रकार का रुपी डिप्रिशिएट होता है तो उसकी वजह से हमारे देश के एक नागरिक के ऊपर किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए एक सिंपल सा चेन ऑफ थॉट यहाँ पर समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारे द्वारा मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो कंज्यूम की जाती हैं, अ वेरी गुड नंबर ऑफ जो आप हमारे कंजम्पशन है, उसमें इंपोर्ट्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। इंपोर्ट जब हम करते हैं तो हम डॉलर्स में करते हैं। अब अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू मान लीजिए $1000 की है और अगर हम उसे इंपोर्ट करते हैं बाहर के किसी देश से और उसके बदले में हम यहाँ पर डॉलर्स के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें अपने रुपए को डॉलर में एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अब उसी केस में अगर एक्सचेंज रेट हाइपोथेटिकली जो एक समय पर होता था $80 का चल रहा है, तो दैट मीन्स $1000 की कंसाइनमेंट के लिए हमें $80,000 यहां पर खर्च करने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। बट अगर यही रुपी यहां पर डेप्रिशिएट हो जाता है तो उसके कारण अब हमें सेम इसी वैल्यू के कंसाइनमेंट को इंपोर्ट करने के लिए यहां पर 90,000 खर्च करने पड़ेंगे और इसे यहां पर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहा जाता है। एंड दिस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इज समथिंग जिसका इंपैक्ट हमारे देश की पॉपुलेशन के ऊपर पड़ता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट है यार। सबसे बड़ी जो हमारी कमोडिटी जो हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल है। अक्रॉस इंडस्ट्रीज उसका यूसेज है, चाहे उसके क्रूड फॉर्म में हो या पेट्रोलियम फॉर्म में हो, जिसकी वजह से जितना भी गुड्स यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ रही है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर यहाँ पर बिल्ड हो रहा है एंड एट द एंड जो कंज्यूमर है उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये तो बात क्लियर होगी कि जी हाँ, रुपी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट किस तरीके से एक देश के नागरिक के ऊपर यहाँ पर पड़ता है, एक देश के कंज्यूमर के ऊपर यहाँ पर पड़ता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली जो रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है उसके पीछे के जो बेसिक फैक्टर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं, जो फाउंडेशनल फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या हैं। पहली चीज, जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का दाम बढ़ चुका है एंड सिंस क्रूड ऑयल हमारे लिए हमारी इंपोर्ट कैटेगरी में सबसे टॉप रैंकिंग एक कमोडिटी है, तो जाहिर सी बात है हमें भी उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। लॉजिकली देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं जो हमें इंपोर्ट कंसाइनमेंट की यहां पर बात कर रहे थे, अब इसमें पॉइंट क्या होता है कि इसी इंपोर्ट कंसाइनमेंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जा रही है। अब वही वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है हम और डॉलर्स की यहां पर डिमांड क्रिएट करेंगे। क्लियरली एस्टैब्लिश लॉजिक कि और डॉलर्स की डिमांड क्रिएट की जाएगी और जब और डॉलर्स की डिमांड क्रिएट होगी तो डॉलर का प्राइस फर्दर और इंक्रीज होगा एंड दैट विल लीड टू मोर डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तो पहला तो पॉइंट ये रहा।
दूसरा आता है जो हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके बाहर जा रहे हैं, कैपिटल फ्लाइट होता हुआ देखने को मिल रहा है, खासकर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के केस में। अब इस केस में क्या रीजन है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो हमारे देश का इन्वेस्टर, जो खासकर फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में बैठा है, अगर वो किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट यहां पर करता है और उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करेगा, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट अपना डॉलर में लेकर आया है तो विड्रॉ भी तो डॉलर में करेगा ना, तो वो भी एक डिमांड क्रिएट करेगा कि भैया मुझे डॉलर निकाल के दो, जिसकी वजह से और यहां पर रुपये के ऊपर एक डेप्रिशिएटिंग इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। एंड जो इन्वेस्टर्स का कैपिटल फ्लाइट यहां पर हो भी रहा है, ये ड्यू टू अनसर्टेनिटीज हैं कि सिंस इंडिया की सबसे बड़ी इंपोर्टेड कमोडिटी का वैल्यू दुनिया भर में यहां पर बढ़ रहा है, तो इंडिया की इंडस्ट्रीज भी उतने प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगी, तो हमारा इस देश में रुकना कोई प्रॉफिटेबल चीज नहीं है, यहां से एग्जिट करना ही एक पॉसिबल सोल्यूशन है। और वही चीज एक तरीके से मेजर इंपैक्ट, ये मैसिव मैक्रो फोर्सेस एक मेजर इंपैक्ट क्रिएट कर रही हैं रुपये की वैल्यू को नीचे गिराने में। एंड जो स्टैंडर्ड प्लेबुक यहां पर आरबीआई के पास अवेलेबल रहता है वो क्या है कि अगर मार्केट में इस प्रकार के डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो आरबीआई यहां पर क्या करेगा, आरबीआई अपने उन्हीं डॉलर्स को यूज करेगा जो उसके पास फॉरेक्स रिजर्व्स में यहां पर अवेलेबल है, और वही स्टैंडर्ड प्लेबुक यहां पर आरबीआई द्वारा यूज भी किया जा रहा था, है ना, कि अपने जो 650 बिलियन डॉलर्स का उसके पास फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि अगेन 700 बिलियन डॉलर के प्लस था, वो भी यहां पर कम हो चुका है, 650 के अराउंड यहां पर पहुंच चुका है, कि उसमें से अपना डॉलर बेच के एंड अगेन मार्केट में उस प्रकार की रुपये को थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, ताकि जो मार्केट पे रुपये के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर को थोड़ा ठंडा किया जा सके। अब ये तो रही बात जो स्टैंडर्ड प्लेबुक यहां पर आरबीआई के पास अवेलेबल थी, बट ये स्टैंडर्ड प्लेबुक कहां काम करेगी, ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑनशोर मार्केट में काम करेगी ना, जहां पर लोकली इंडिया में जो डॉलर की डिमांड क्रिएट हो रही है या रुपये के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है। बट यहां एक पैरेलल वर्ल्ड में, एक ऑफशोर मार्केट्स में एनडीएफ की मार्केट काम करती है, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स की मार्केट यहां पर काम करती है, जिसमें अगेन रुपये के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पर बनता है। तो बेसिकली इसमें जो आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है इन टर्म्स ऑफ, या रुपये के ऊपर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ पर की जा रही है, जो एनडीएफ्स यहाँ पर डेरिवेटिव्स जो यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं 40 to 50 बिलियन डॉलर्स के हो रहे हैं डेली बेसिस पर, कि इंडिया की खुद की डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा नंबर यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस केस में आरबीआई का कोई कंट्रोल भी नहीं है, बिकॉज ये ऑफ शोर है, यहाँ पर कोई आरबीआई की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, यहाँ पर किस तरीके से आरबीआई डॉलर्स बेच के उस प्रकार का इम्पैक्ट भी कम कर पाएगा। बट ऐसी ही नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट में किस तरीके से काम चलता है उसको थोड़ा समझते हैं। तो एक तरीके से समझा जाए, जो एनडीएफ्स हैं वो एक तरीके का करेंसी बेट है। जैसे मैं कह रहा हूं कि नहीं यार, रुपये की जो वैल्यू है वो 3 दिन बाद, या डॉलर की जो वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू रुपये, वो 3 दिन बाद $1 85 का यहां पर हो जाएगा, राइट। अभी करंटली 83 का चल रहा है, बट कुछ समय बाद 85 का यहां पर हो जाएगा, और उस समय पर एक एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट वहां पर हो गया। कोई मनी का एक्सचेंज नहीं होता इसमें। नॉन डिलीवरेबल का मतलब ही यही है कि कोई मनी का एक्सचेंज नहीं हुआ कि भैया आपने इतना डॉलर खरीदा, उतना उसके बदले में इतना रुपया दिया, नहीं। एक तरीके की बेटिंग यहां पर चल रही है, राइट। अब इस केस में अगर मान लो रुपये 86 रुपीज तक पहुंच गया, तो मैंने तो कहा था कि भैया मैं $1 के बदले 85 रुपीज यहां पर देने के लिए तैयार हूं 2 से 3 दिन बाद या कभी भी, राइट। तो आफ्टर सर्टेन डेज जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वहां पर एक्सपायर हो रहा है, उस समय पर अगर मान लीजिए 85 चला गया, तो मतलब मुझे $1 का प्रॉफिट हो गया, कि मैंने जितना कहा था उससे ज्यादा यहां पर गया है, $1 का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली यहां पर बन गया। बट अगर 82 पे ही रुक गया तो भैया $3 पर डॉलर का मेरा यहां पर लॉस हो गया। सो पॉइंट यहां पर क्या है कि जो लॉस है या जो प्रॉफिट है सिर्फ उसी की सेटलमेंट की जाती है, और वो भी डॉलर्स में की जाती है। मतलब रुपये का कोई एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। एंड जनरली ये ऑफशोर मार्केट में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज इंडिया में जो कैपिटल अकाउंट है उस पर कन्वर्टेबिलिटी पार्शियल है, इतना फ्री फ्लो हमारा रुपये का मूवमेंट नहीं है, कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, राइट। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर किसी प्रकार का कोई एक्चुअल एक्सचेंज नहीं हो रहा रुपये और डॉलर का, सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटिंग की जा रही है, और उस बेटिंग में जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स में सेटल किया जा रहा है। एंड ड्यू टू दिस, इस पूरी स्पेकुलेशन की वजह से, जो एनडीएफ का स्पेकुलेशन जो यहां पर चल रहा है, उसकी वजह से रुपये के ऊपर और आर्टिफिशियल प्रेशर यहां पर बनता जा रहा है, कि जहां पर डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखें तो शायद $1 की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू रुपी 92 रुपीज चल रही होगी, बट वहीं पे फॉरेन मार्केट्स में वो वैल्यू बढ़ के शायद, जो एनडीएफ की मार्केट है वहां पर शायद वो बढ़ के 94 चल रही होगी। एंड ये स्पेकुलेशन का ही रिजल्ट है।
एंड वही अगर मुझे फाइनली डिफरेंशिएट करना हो ऑनशोर और ऑफशोर के बीच में, तो ऑनशोर मार्केट मेरी मुंबई में है, राइट, स्ट्रिक्टली आरबीआई के ओवरसाइट में है, कैपिटल कंट्रोल्स हैं, एक्चुअल रुपी का यहाँ पर एक्सचेंज होता है, राइट, एंड कंप्लीटली आरबीआई से मैनेज करने की कोशिश भी करता है। ऑफशोर मार्केट तो भैया सिंगापुर, लंदन, हांगकॉन्ग, इन सभी रीजन्स में हो रही है जहां पर आरबीआई का कोई कंट्रोल भी नहीं है, सेटलमेंट रुपीज में हो भी नहीं रही, डॉलर्स में यहाँ पर हो रही है, सिर्फ और सिर्फ रुपी की स्पेकुलेशन यहाँ पर चल रही है। एंड फ्री मार्केट जो रिएक्ट कर रही है वॉलंटरी टू द ग्लोबल पेसिमिज्म की, हाँ जी भैया रुपी तो और यहाँ पर गिरेगा। एंड दैट इज द पॉइंट जो कि इस प्रकार का कंसर्न यहाँ पर क्रिएट करता है रुपी की डाउनवर्ड प्रेशर के ऊपर। बट इस वजह से नहीं कि एक बाहर की मार्केट में हो रहा है, बिकॉज इस बाहर की मार्केट में होने की वजह से अब इंडियन प्लेयर्स यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली जो पैरेलल प्राइसिंग यूनिवर्स यहाँ पर बनता है, जो एनडीएफ मार्केट, ऑफशोर मार्केट बनती है, इट इज बिकॉज ऑफ द कैपिटल कंट्रोल्स, जो कि इंडिया में हम कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी में देखते भी हैं, राइट। एंड जब भी आपके प्राइसेस अगर थोड़ा सा डिफरेंट रहेंगे तो वहां पर एक्सप्लॉयटेशन भी की जाएगी। अब यहां से बात आती है मनी मशीन की, कि ऑनशोर मार्केट में अगर मान लेते हैं कि डॉलर की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू रुपी $1 इज इक्वल टू 93 रुपीज, तो भैया यहाँ के जो हमारे बैंक्स हैं उस प्रकार से डॉलर खरीद लेंगे, एंड बाहर भैया उसके बदले में महंगा बिक रहा है डॉलर, तो बाहर उसको जाके बेच देंगे बिकॉज वहां पर रेट ज्यादा है, और बीच का जो भी यहाँ पर प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट को यहाँ पर कमा लेंगे, और इसे यहाँ पर आर्बिट्राज यहाँ पर कहा जाता है। और ऐसे ही आर्बिट्राज पर डॉलर पर, है ना, पर डॉलर पर अगर देखा जाए 50 पैसे का प्रॉफिट यहाँ पर कमाया जा रहा है। एंड दैट इज द कंसर्न जो कि क्रिएट करता है कि भैया यहाँ से इंडियन बैंक ही इस प्रकार के ट्रेड में यहाँ पर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया हो। स्टेप 1 कि जहां पर डॉलर सस्ते में, जो अभी तक यहां पर रेट कम है तो डॉलर सस्ते में यहां पर खरीदा जा रहा है, और बाहर जाके जहां पर डॉलर ऑफशोर मार्केट में एनडीएफ स्पेकुलेशन की वजह से महंगा हो चुका है वहां जाके बेचा जा रहा है, और उसी समय पर बेच के एक बीच का जो प्रॉफिट है 50 पैसे का पर डॉलर पे, वो यहां पर इंडियन बैंक्स कमा रहे हैं। एंड दैट इज द पॉइंट जिसमें कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो पैरेलल मार्केट्स में होने की वजह से, और पैरेलल मार्केट्स में एक जगह स्पेकुलेशन होने की वजह से जो रुपी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है, डॉलर ज्यादा महंगा है, उस मार्केट का बेनिफिट यहां पर उठाया जा रहा था। तो एक तरीके से देखा जाए तो आरबीआई द्वारा जो यहां पर एक एफर्ट मारा जा रहा था इस पूरे रुपी के डाउनवर्ड प्रेशर को रोकने के लिए, जिसके लिए अपने डॉलर्स यहां पर मार्केट में बेच रहे थे, बैंक्स भैया उसी आर्बिट्राज को कमाने के लिए बैंक्स अपना इसी बकेट में से उन डॉलर्स को निकाल के जाके ऑफशोर मार्केट में बेच रहे हैं, शैडो मार्केट में जाके बेच रहे हैं, और उससे एक सिग्निफिकेंट पैसा यहां पर कमाया जा रहा है। तो एक तरीके से जो आरबीआई अपना एफर्ट रख भी रहा है डॉलर को रोकने के लिए, डॉलर के जो रुपी के गिरने को रोकने के लिए भी, और डॉलर के स्ट्रेंथनिंग को कंट्रोल करने के लिए भी, जो यहाँ पर एक्सेस डॉलर्स बेचे भी जा रहे हैं, वहीं इंडियन बैंक्स उन पर्टिकुलर डॉलर्स को ऑफशोर मार्केट में बेच के बीच का प्रॉफिट यहाँ पर कमा रहे हैं। एंड यही चीज यहाँ पर जब आरबीआई ने पकड़ी तो उसके ऊपर कंसर्न्स रेज किए गए, एंड आरबीआई ने इसके ऊपर स्टेप भी लिया, बट बैंक्स ने फिर एक और रास्ता यहाँ पर निकाल लिया, और हालांकि उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बट सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनमें से आपकी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि करंटली फुली अलाउड है इंडिया के रुपी कन्वर्टिबिलिटी फ्रेमवर्क के तहत? तो थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में। 4 ऑप्शंस दी गई हैं। करंट और कैपिटल में अगर आपने ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर क्लासिफाई कर लिया, आप अपने आंसर तक यहाँ पर आराम से पहुंच जाएंगे। एंड अगर आप भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, एंड इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट में अगर आपके कुछ कंसर्न्स हैं, कोई डाउट्स हैं, तो you can definitely have a word with me. I'll be more than happy to assist you in your preparation. या फिर इस कम्युनिटी का भी आप हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पर हम करंट अपडेट्स या नए से नए जो आपके मॉक क्वेश्चंस उनको यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं, ताकि प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। एंड करंटली आपकी प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए 2027-28 के बैचेस अनाउंस कर दिए गए हैं, लॉन्च हो चुके हैं। एंड द आइडिया इज इन बैचेस का यही है कि आपकी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी प्रिपरेशन है उसे यहाँ पर कवर किया जा सके। हेंस द नेमिंग ऑफ दीज बैचेस P2I बैचेस। अब इसमें जो भी एक एस्पिरेंट रहेगा उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, कंटेंट की लाइव क्लासेस के थ्रू हो जाएगी, मॉक सेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन है, मेंटरशिप एक्सेस है। एंड जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो हर एक एस्पिरेंट के मन में एक संकोच रहता है कि यार मेंस की तैयारी मैं घर बैठे कैसे करूंगा। तो उसके लिए हमने उस कंसर्न को भी एड्रेस किया। दिल्ली में हमने पूरा एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जहां पर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम रन किया जाता है। आप आइए, आपका रहना खाना सब स्टडी IQ देखेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। एंड अपनी प्रिपरेशन करो और अपने फाइनल गोल तक यहाँ पर पहुंचो। एंड उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो पूरी प्रिपरेशन की शुरुआत आप मात्र 13,000 में यहाँ पर कर सकते हैं, 12,999 में कर सकते हैं। डेफिनेटली जाके चेकआउट करें कोर्सेज को, डेमो सेशंस देखें, एनरोल करें, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी को और बेहतर करने के लिए ARG लाइफ का कोड यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, विल बी गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। तो मिलते हैं क्लासेस में। बट
अभी के लिए अब यहां पर बढ़ते हैं आगे कि अब हुआ क्या। अब भैया आरबीआई समझ गया कि यार ये लोग जितने भी बैंक्स हैं इस तरीके से डॉलर्स आगे जाके बेचने के वादे कर रहे हैं या आगे जाके बेच रहे हैं, बीच में से आर्बिट्राज यहां पर कमाए जा रहे हैं। तो वहां पर आरबीआई ने क्या बोला कि एक काम करो, जितनी भी तुम्हारी इस प्रकार की फॉरेक्स पोजीशंस हैं उनमें मैक्सिमम कैपिंग तुम्हारी लगा दी गई $100 मिलियन की, कि इससे ज्यादा का तुम्हें यहां पर अपना फॉरेक्स लिमिट होल्ड नहीं करना है। और उस पर फिक्सेशन कर दिया और बोला कि भैया जल्द से जल्द ये वाइंड अप यहां पर हो जाना चाहिए। अब इसी सिनेरियो की वजह से जब ये $100 मिलियन की कैपिंग यहां पर इंट्रोड्यूस की गई, तो भैया अब इन सभी आरबीआई के जो अंतर्गत जितने भी बैंक्स यहां पर काम करें, जो उनकी रेगुलेटरी एंटिटीज हैं, उनको निर्देश तो यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। अब बैंक्स फिर क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड बेसिकली अनवाइंडिंग देयर पोजीशंस। इसका मतलब यहां पर क्या है कि उनको भैया किसी ना किसी तरीके से जो उनका $30 to $40 बिलियन का इस प्रकार का जो आर्बिट्राज ट्रेड में जो काम कर रहे थे, उस पूरे सेगमेंट को यहां पर डिस्टर्ब करना पड़ा। अब उसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ा, जो डॉलर्स उनके पास अवेलेबल हैं ऑनशोर यहां पर बेचने पड़े, क्योंकि वो $100 मिलियन की कैपिंग यहां पर लगा दी गई है। अब यही चीज यहां पर आरबीआई चाहता भी था, राइट, यही चीज आरबीआई चाहता भी था ना कि यहां पर वो बेचें, यहां पर वो सेल करें, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैड टू बाय डॉलर्स ऑफशोर, जिसकी वजह से एक सिस्टमिक इंपैक्ट यहां पर पड़ना शुरू हो गया। वो सिस्टमिक इंपैक्ट किस तरीके का था कि जब उनके द्वारा फॉरेन मार्केट्स में सिग्निफिकेंटली, आई रिपीट इट अगेन जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर, अब उन्हें यहां पर अपनी फॉरेक्स पोजीशंस को अनवाइंड करना है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में उनके पास जो डॉलर्स अवेलेबल उनको बेचना है एंड फॉरेन मार्केट्स उन्हें खरीदना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो एक एक्सटर्नल मार्केट में, ऑफशोर मार्केट में एक डिमांड क्रिएट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ऑनशोर मार्केट में जो प्राइस है वो तो चल ही रहा है जितना चल रहा है रुपी के अगेंस्ट, बट रुपी का जो प्राइस है इन टर्म्स ऑफ ऑफशोर मार्केट विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, भैया वो और डिप्रिशिएट यहां पर हो गया, बिकॉज ऑफशोर मार्केट में विद रिस्पेक्ट टू रुपी और डिमांड यहां पर क्रिएट होगी डॉलर्स की। एंड इसी वजह से जब जो आर्बिट्राज जो यहां पर पहले सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे का देखने को मिल रहा था, वो ₹1 तक का यहां पर हो गया, एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बैंक्स को ये स्टेप यहां पर लेना पड़ा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द आरबीआई। अब इसी के हिसाब से जो बैंक्स हैं, जब उन्होंने इस प्रकार का काम यहां पर किया तो कहीं ना कहीं अब इसको मौके का फायदा उठाने के लिए कौन आ जाता है, इंडियन कॉर्पोरेट्स यहां पर आ जाते हैं कि भाई जब इतना आर्बिट्राज यहां पर बन चुका है तो क्यों ना जो काम अभी तक बैंक्स कर रहे थे वही काम हम भी यहां पर कर लेते हैं। तो वहीं पर हम क्या देखते हैं कि इंडियन कॉर्पोरेट्स की अब इसी प्रकार से जो ऐसी एनडीएफ मार्केट में जो एक्टिविटी थी वो सडनली कर गई भैया इंक्रीज, और जैसे वो इंक्रीज कर गई उसके बेसिस पर और यहां पर इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया डॉलर रुपी के वैल्यू के ऊपर, और उसकी वजह से और इंपैक्ट यहां पर पड़ा रुपी के डेप्रिशिएटिंग इफेक्ट के ऊपर, एंड दैट इज द कंसर्न। अब इसी केस में यहां पर क्या कर रहे हैं कि भैया बहुत सारे कंसर्न्स ये भी रेस किए जा रहे हैं कि हालांकि कॉर्पोरेट ने यहां पर पाइल इन किया कि जो मार्च 30 के अराउंड जो मेजर चेंज यहां पर डायरेक्शंस में आया, उसके बाद जो इंपैक्ट ऑनशोर और ऑफशोर के प्राइस के ऊपर पड़ा, उस इंपैक्ट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए, आई होप सभी को समझ में आ गया हो, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए कॉर्पोरेट्स ने अपने इस प्रकार के एनडीएफ के ट्रेड्स करने शुरू कर दिए। सिग्निफिकेंट तरीके की ट्रेडिंग यहां पर शुरू होगी, क्लोज टू 7 टाइम्स ऑन अ सिंगल डे, जितना वो नॉर्मल ट्रेड करते हैं उससे 7 गुना ज्यादा ट्रेड करना वहां पर शुरू हो गया, बिकॉज वो जो गैप यहां पर आ गया था उस गैप का बेनिफिट लेने के लिए, और उसी की वजह से उसी पर्टिकुलर डिमांड जो हमारी ऑनशोर लेवल पर थी डॉलर्स की डिमांड, वो सडनली बढ़ गई, बिकॉज यहां से कमा के यहां से खरीद के आगे जाके बेचना है, और उसी ऑनशोर डिमांड की बढ़ने की वजह से रुपी के ऊपर और इंपैक्ट पड़ा, और वो ऑल टाइम लो लेवल्स ऑफ 95 रुपीज के एक बैरियर को यहां पर ब्रीच कर गया, उस ₹1 के गैप को यहां पर कमाने के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए आरबीआई का ऑब्जेक्टिव तो यही था कि बैंक्स को रोकेंगे तो थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, यहां पर डॉलर्स वो बेचेंगे, उससे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हमारे ओवरऑल रुपी के ऊपर पड़ेगा और एक कुशन उसको वहां पर मिलेगा। बट बैंक्स को तो मना कर दिया, बट कॉर्पोरेट्स के ऊपर यहां पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से अब बैंक्स ने तो कंप्लीटली बोल ही दिया है कि हमें आरबीआई की तरफ से पूरा निर्देश आ चुका है कि हम किसी भी प्रकार की अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए, चाहे वो हमारा रेजिडेंट क्लाइंट हो, नॉन रेजिडेंट क्लाइंट हो, उसकी कोई भी ऑफशोर बेट जो कि वो रुपी के ऊपर कर रहा है उसे हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो बेट्स यहाँ पर की भी जा रही थी, जो ये पर्टिकुलर कॉर्पोरेट्स ने भी जो यहाँ पर पाइल इन किया, ये बैंक्स के थ्रू ही किया। बैंक्स अब इंडिविजुअली खुद से नहीं कर रहे, बट वो कॉर्पोरेट्स वालों के ऑर्डर्स यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे थे। बट आरबीआई ने फिर क्या बोला कि भैया तुम्हें ये भी नहीं करना है,
कंप्लीट जो ये लीकेज हो रही थी, इस कंप्लीट लीकेज के ऊपर एक प्लग यहाँ पर लगा दिया जाए, ताकि रुपये की वैल्यू के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ चुका है, जो ये 95 का बैरियर यहाँ पर क्रॉस कर चुका है, इसको यहीं पर रोक दिया जाए। तो कंप्लीट बैन यहाँ पर लगा दिया गया, चाहे वो इंडियन कॉर्पोरेट रेजिडेंट हो या फिर उनका इंडियन कस्टमर हो या फिर बाहर का कस्टमर हो, किसी प्रकार की ऑफशोर बेट्स में यहाँ पर वो काम नहीं करेंगे। तो हालांकि आरबीआई ने इस ट्रेड को पहले से नहीं भांपा और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर रुपये की वैल्यू के ऊपर पड़ा, बट अगर देखा जाए इस पूरे सिनारियो में जो फंडामेंटल फोर्सेस यहाँ पर रुपये की वैल्यू को गिराने में लगी हैं, वो फंडामेंटल फोर्सेस तो हमें काफ़ी हद तक क्लियर है कि जो ईरान का वॉर और जो कैपिटल फ्लाइट यहाँ पर हो रहा है। अब हालांकि क्विकली रिवाइज करें कि भैया किस तरीके से आरबीआई ने रेगुलेशन यहाँ पर लाई, बैंक की जो पोजीशंस थी उनके ऊपर कैपिंग यहाँ पर लगाएगी, बैंक्स ने उसके चलते अपना बेचने की कोशिश करी, उसके वजह से गैप क्रिएट हो गया, उस गैप को फुलफिल करने के लिए कॉर्पोरेट्स यहाँ पर आ गए। अब इसमें एक और पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि शायद बैंक्स ने ही अपना पैसा कॉर्पोरेट्स के थ्रू यहाँ पर रीराउट किया और बैंक्स वर द वन जिन्होंने पैसा कमाया है। अब आरबीआई उसकी भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कर रहा है कि ऐसा तो नहीं कि भैया कॉर्पोरेट सिर्फ नाम के लिए दिखाए गए हों और एक्चुअली प्रॉफिट यहाँ पर बैंक्स ने कमाया हो, तो भैया फिर और दिक्कत यहाँ पर बैंक्स के लिए बढ़ जाएगी, राइट। तो कॉर्पोरेट्स ने यहाँ पर पाइल इन किया, उसका बेनिफिट उठाया और उसी बेनिफिट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा रुपये की वैल्यू के ऊपर, और अब उस पर आउटराइट बैन यहाँ पर आरबीआई द्वारा कर दिया गया है। तो हालांकि सेंट्रल बैंक ने जो स्पेकुलेटिव होल्स हैं उनको तो प्लग कर दिया है, बट जो अंडरलाइंग वाटर प्रेशर है किस चीज़ का, ईरान वॉर और कैपिटल फ्लाइट का, उसे यहाँ पर कैसे कंट्रोल करेंगे, डेफिनेटली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वी विल हैव टू अडॉप्ट दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज, जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी का स्ट्रक्चर है, उसे हम रिड्यूस कर सकें। वो तभी हो पाएगा जब हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इतनी सिग्निफिकेंट रहेगी, बट दैट इज़ अ थिंग जो कि डेफिनेटली फ्यूचर की पॉलिसीज़ में यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। बट डेफिनेटली जहाँ पर एक रुपये का जो 95 रुपीज़ का जो एक लेवल यहाँ पर गिरने वाली बात है, एक मेजर वार्निंग शॉट भी है कि हाँ जी, हमारे लिए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कितना ईजिली यहाँ पर बढ़ सकती है, राइट। तो डेफिनेटली हमें उस प्रकार की पॉलिसीज यहाँ पर लानी चाहिए जहाँ पर हम अपनी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें बाय हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और एटलीस्ट हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रेजिलियंस अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ प्रेशर्स। तो देखते हैं फ्यूचर में कैसे काम करता है, बट ये एक पूरी कहानी थी एंड आई होप आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।